सो गोल्ड ईटीएफ में क्या स्ट्रॉन्ग इनफ्लो, वन ऑफ द हाईएस्ट इन दिस ईयर, आई थिंक 8,000 के ऊपर आया है वहाँ पर। हमने देखा 8,000 करोड़ से ज़्यादा का इनफ्लो आया है। गोल्ड और सिल्वर सबको ऐड करना है और सबको सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड दिख रहा है। आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रियंका, मनी नाइन पे मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत हॉट टॉपिक चल बैठा है पूरे ही महीने। जहां देखे इनफैक्ट आप सोशल मीडिया खोलेंगे ना, आपको सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही दिखाई देगा। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिमांड बढ़ रही है इन कमोडिटीज में, ये कहीं ना कहीं हम ही बढ़ा रहे हैं। इफ यू सी, जैसे आपने आंकड़े दिखाए जो हम आज डिस्कस भी कर रहे थे, कि गोल्ड ईटीएफ में अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ का इनफ्लो इन लास्ट 1 मंथ, सितंबर महीने में अगर हम देखें तो। एंड विजाविस अगर हम लार्ज कैप, अगर हम इक्विटी पोर्टफोलियो देखें, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 2,300 करोड़। मतलब क्या सडन ट्रेंड या सडन मोमेंटम लोगों की पोर्टफोलियो में इतने सारे चेंजेस लोग लेके आते हैं। जैसे आज आपने शुरुआत की, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, इन सारों का जो हम एक साल का आंकड़ा देख रहे हैं, हम क्लियरली स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मोर देन 50% रिटर्न दिया है इन कमोडिटीज ने। सो काफी टाइम आप देखेंगे सोशल मीडिया पे सब जगह पे 1990 से सारे आंकड़े आ रहे हैं कि सेंसेक्स के सामने गोल्ड ने इतने रिटर्न्स दिए हैं, और एसेट क्लास ने इतने रिटर्न्स दिए हैं। अभी पिछले एक साल में मोर देन 50% रिटर्न्स दिए हैं। हमने पिछले 15 दिन में जो हलचल देखी है प्री दिवाली, अगर हम देखें तो। सो यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं प्रियंका। सबसे पहले लोगों को समझने की जरूरत है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों विपरीत कमोडिटीज हैं, और दोनों की जो मूवमेंट है वो अलग अलग चीजों की वजह से होती है। हमने टाइम एंड अगेन बीइंग फाइनेंशियल प्लानिंग, एक हमेशा हम एक अवेयरनेस के तौर पे जब भी बात करते हैं, हम कहते हैं गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में 10 to 15% आप रखें। लेकिन अब क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इक्विटी ने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट फ्लैट 1 डिजिट रिटर्न्स दिए हैं, जो इक्विटी के नेचर के विपरीत है। लेकिन गोल्ड ने सामने इतने सारे रिटर्न्स दे दिए जो गोल्ड के भी नेचर के विपरीत है। अगर हम देखें तो गोल्ड के रिटर्न्स, हम हमेशा कहते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं अराउंड 7 to 8%, अगर हम एवरेज देखें तो। अब क्या हो गया इस एक साल में ऐसा कि गोल्ड ने इतने सारे रिटर्न्स दे दिए, सिल्वर इस तरीके से भाग बैठा है कि सब कह रहे हैं कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड नाउ, इतने मीम्स चले आ रहे हैं। यू नो सो समझने की जरूरत है दो तीन बातों को, कि भाई गोल्ड आप सेंट्रल बैंक बाइंग होती है, वॉलेटिलिटी होती है ग्लोबली, इतने सारे जो हमने चेंजेस देखे पिछले एक साल में, कितने सारे चेंजेस देखे हमने। यूएस ट्रेड टैरिफ वॉर देखा, ट्रम्प की पॉलिसीज देखी, फिर हमने इंडिया पाक वॉर देखा, हमने कितनी सारी वॉलेटाइल ग्लोबल मार्केट सिचुएशन देखी। और उस टाइम पे हमने देखा कि सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रही है, इस वजह से गोल्ड की रेट बढ़ रही थी। सिल्वर में क्योंकि इट्स नॉट ओनली द ग्लोबल थिंग, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी डिमांड जो है इंडस्ट्रियल यूसेज में, जो हम कहते हैं ईवी में है, या सेमीकंडक्टर्स में है। इस वजह से ना एट द सेम टाइम इतने लोगों ने वो प्राइस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया ड्यू टू फोमो, कि वो प्राइस मूवमेंट लिटरली फिजिकल मार्केट में तो मतलब 2 लाख की रेंज तक भी पहुंच गया था सिल्वर। अब सबको समझ में आ रहेगा, आज जब हम 15 दिन पहले बात कर रहे थे प्रियंका, और आज बात कर रहे हैं कि बस जिसने इस रेस में गोल्ड सिल्वर खरीदा वो क्या करे। हमने देखा प्रियंका कितने लोगों ने गोल्ड में एसआईपी शुरू कर दी। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली इसको और तोड़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपने एक पॉइंट रखा सबके सामने, कि मल्टी एसेट कैटेगरी, जो म्यूचुअल फंड की एक ऐसी एसेट कैटेगरी है जिसमें 3 एसेट क्लासेस मिनिमम है, 10% मिनिमम होने चाहिए, इक्विटी, डेट और कमोडिटी, जिसमें हम गोल्ड सिल्वर जो भी डालते हैं। उस पर्टिकुलर एसेट क्लास ने या उस पर्टिकुलर सेक्टर ने मोर देन 15% या डबल डिजिट रिटर्न दिए। तो ये क्या दर्शाता है, जब इक्विटी फ्लैट गिर रहा है और गोल्ड सिल्वर में इतनी ज्यादा आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, तो हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड गोल्ड सिल्वर 100% पोर्टफोलियो
डेफिनेटली नहीं रखना है, क्योंकि वो प्राइस मूवमेंट कब आके चली जाएगी, हमें कब बेचना है कब खरीदना है किसे पता। लेकिन आप ओके। कोई भी मल्टी एसेट फंड निकाल के देखें, पिछले 15 दिन से या पिछले 1 महीने की फैक्ट शीट देखें, काफी फंड मैनेजर्स ने अपनी अलग अलग स्टडी या अलग अलग रीजनिंग की वजह से, किसी ने गोल्ड को ज्यादा रखा है अपने पोर्टफोलियो में, किसी ने सिल्वर को ज्यादा रखा है। सो ये रीजनिंग की वजह से पिछले 1 साल में कहीं ना कहीं हमें इन पर्टिकुलर फंड्स में रिटर्न्स देखने को मिले। सो डेफिनेटली प्रियंका, आई थिंक मल्टी एसेट मेरे लिए क्लियर विनर बन के आएगा, अगर मैं 1 साल के रिटर्न्स को ध्यान से देखूं और समझने की कोशिश करूं कि अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो को एट द एंड देखना है कि ये एवरेज रिटर्न अच्छा होना चाहिए, इंडिविजुअल भले ही अच्छा नहीं है उस पर्टिकुलर ईयर में, सो मल्टी एसेट आपको वो एवरेज तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उसमें गोल्ड और सिल्वर आने की वजह से ये साल ने वो हेंस प्रूफ कर दिया कि आपके रिटर्न्स बन सकते हैं विदाउट हैविंग अ कॉन्सेंट्रेटेड गोल्ड सिल्वर, जिसमें आपको नहीं पता कितना डालना है, किस तरीके से डालना है और कौन से प्राइसिंग पे डालना है, बहुत सो इंपॉर्टेंट। आप कह रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, यानी कि जब आप गोल्ड और सिल्वर का ही फंड चुनते हो तो आप सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में आप फोकस करो, लेकिन जब मैं मल्टी चुनती हूँ तो मल्टी एसेट, तो अगर मान लीजिए इक्विटी उस समय अच्छा रिटर्न देगा तो वो एडजस्ट करके मुझे इक्विटी का रिटर्न भी दे देगा, वो मुझको फिक्स्ड इनकम का भी रिटर्न दे देगा, वो मुझे गोल्ड और सिल्वर का भी रिटर्न दे देगा। तो इसीलिए मल्टी एसेट के रिटर्न भी जोरदार हमें नजर आ रहे हैं। तो पूजा, अगर मुझे चूज करना है, आपके पास भी जो मेरे पोर्टफोलियोज आज मेरे व्यूअर्स के जो आपको भेज रहे हैं उसमें भी दिख रहा है हमको, सबने जो है उठा करके गोल्ड फंड एक डाल लिया है। यही चीज एम्फी का डेटा बता रही है कि भाई सितंबर में लोगों ने भर भर के गोल्ड में खरीदारी की, गोल्ड ईटीएफ में। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड है जिसमें आप सिप कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? कंटिन्यू करो, मल्टी एसेट में स्विच करो, वहां अगर नुकसान हो रहा है तो अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रियंका, बहुत सारी चीजें हैं, 2-3 चीजें सिर्फ बता देती हूँ। सबसे पहले पोर्टफोलियो में हम हमेशा कहते हैं इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए जो 7-10 साल से ज्यादा अगर आप रख रहे हो, इक्विटी में एसआईपी होना बहुत जरूरी है। क्यों इक्विटी में एसआईपी होना जरूरी है? क्योंकि जितना ही हमने अभी बात की कि 1 साल ने इक्विटी ने रिटर्न्स कम दिए, फ्लैट दिए, लेकिन हमें सामने जो पॉजिटिव साइड है वो ये देखना है कि आपकी एसआईपी गई है ना, तो आपने उतने ही ज्यादा यूनिट्स कमाए हैं। सो ये बेनिफिट होता है एसआईपी करने का है इक्विटी फंड में, जिसमें वॉलेटिलिटी इस तरीके से आपको पूरे साल में अच्छा खासा यूनिट का आपकी बैंक भर गई होगी। ठीक है, जब हम गोल्ड और सिल्वर, या तो मैं हमेशा स्पेसिफिकली गोल्ड ही एक एसेट क्लास को समझती हूँ, क्योंकि सिल्वर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल यूजेज की वजह से आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में आ जाता है, काफी कंपनीज काफी इंडस्ट्रीज उसमें कहीं ना कहीं आपको वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप सिल्वर में इन्वेस्टेड हो जाते हो। ठीक है, लेकिन गोल्ड की तो क्लियर मूवमेंट्स है सेंट्रल बैंक एंड ग्लोबल सब स्ट्रैटेजीज की वजह से। इनफैक्ट हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से गोल्ड भी गिर रहा है, क्योंकि ग्लोबली सिचुएशन अच्छी हो रही है। सो जब वहां सिचुएशन खराब होती है इक्विटी डाउन होता है, लेकिन गोल्ड ऊपर जाता है। लेकिन जब वहां सिचुएशन अच्छी होती है, हमने देखी इक्विटी मार्केट्स भी पिछले कुछ दिनों से चढ़ रही है एंड गोल्ड गिर रहा है। सो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन जो मूवमेंट है, ये पोर्टफोलियो में होना जरूरी है कि कोई एक नहीं चल रहा है तो एक चल जाए। सो इसके लिए ये कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली इक्विटी जैसा रिटर्न इक्विटी ही देगा लॉन्ग टर्म में। सो आपको जो ज्यादा रिटर्न चाहिए इक्विटी, तो वो ज्यादा रखना है, एटलीस्ट 60% आप इक्विटी में रखें, लॉन्ग टर्म गोल है तो। बाकी हम 20-25% हम कहते हैं थोड़ा बहुत डेट में रखें, अगर कोई शॉर्ट टर्म आपको इमरजेंसी या 7 साल के अंदर कोई गोल है, या हाइब्रिड जैसे हम मल्टी एसेट कह रहे हैं कि हाइब्रिड में डाल दें जिसमें इक्विटी भी 50% है, डेट भी आ जाएगा, गोल्ड सिल्वर भी आ जाएगा, तो उसको आप इजीली 25% अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जो डेट की मात्रा है या जो हाइब्रिड की मात्रा है वो डिपेंड करता है आपके नियर बाय गोल्स कितने हैं। और जो बाकी का 10-15% है वो आप गोल्ड में रखें। अब नॉर्मली अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात देखूं, तो मुझे लगता है गोल्ड में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने नहीं देखी है। ठीक है, सो वो एसआईपी का एज सच मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई ज्यादा बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एसआईपी। हाँ, काफी लोग
3 मंथली या ईयरली भूल जाते हैं कि भाई उन्हें इस तरीके के एक एसेट क्लास को रखना है अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15%, तो वो एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइंडफुली एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स थोड़ा बहुत एक्सपोजर गोल्ड में डाल सकते हैं, या एवरी ईयर थोड़ा बहुत एक्सपोजर गोल्ड में डाल सकते हैं लमसम के तौर पे, तो दैट विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर नहीं कर सकते और करना चाहते हैं इस कंटिन्यू इस स्ट्रैटेजी को, तो ही एसआईपी करें। एंड अगर मल्टी एसेट है 5-7 इयर्स के हिसाब से, तो वो भी अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी आपको गोल्ड और सिल्वर आ जाता है। सो आई थिंक 2-3 चीजें मैंने यहाँ पे कही। अब आपके पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग क्या है, उस हिसाब से आप नया कोई भी फंड इंट्रोड्यूस करें। लेकिन जो हमने आज शुरुआत की तौर पे बताया कि भाई 8,000 करोड़ सिर्फ गोल्ड ईटीएफ में इस वजह से आ रहा है कि मैंने फोमो बाइंग कर ली है कि भाई अब मुझे भी डालना है, तो प्लीज ये ना करें। आपको देखना है कि आपकी ऑलरेडी कितनी एसआईपी चल रही है, उसमें से आपने गोल्ड में कितनी शुरू कर रही है या करना चाहते हैं। सो ये कुछ बातों को समझ के ये समझना है कि गोल्ड जो है ना, उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना है, लेकिन एज अ हेज वो आपको कोई अचानक से एवरेज रिटर्न्स इतने सारे इक्विटी को बीट करने वाले इन लॉन्ग टर्म नहीं आने वाले। तो वो इक्वल अपने पोर्टफोलियो में ना रखें, उसको परसेंटेज के हिसाब से, मेरे हिसाब से 10 से 15% से ज्यादा नहीं देना चाहिए, इज व्हाट आई फील। तो अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है और उसको लग रहा है कि भाई गोल्ड और सिल्वर में ये रैली देखी है, मैं नहीं करूंगा तो मुझे फोमो हो रहा है, मेरा मिस हो जाएगा रिटर्न, तो उनको आप न्यू इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले को क्या कहेंगे? आप एक गोल्ड एंड सिल्वर प्योर फंड की जगह आप एक मल्टी एसेट हाइब्रिड फंड लें। डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है प्रियंका, कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्होंने इक्विटी भी नहीं देखा है, गोल्ड सिल्वर की कोई मूवमेंट्स नहीं देखी, इनमें सिल्वर तो पिक्चर में इतने साल से अभी कुछ टाइम से ज्यादा आ गया है क्योंकि ऑफ द कंटिन्यूअस डिमांड सप्लाई थिंग। नहीं तो गोल्ड तो हम हमेशा से कहते ही थे 10-15%, क्योंकि वो एक लॉजिकल रीजनिंग हो जाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहा है एसआईपी कोई बंदा, 10,000 की एसआईपी से आप शुरू कर रहे हो, तो ये नहीं कि गोल्ड में एसआईपी शुरू कर दो। आपके सारे गोल्स, आप यंग इन्वेस्टर हैं, आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, तो आप लंबे समय के लिए आप मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप रखें। हाँ, उस सिनेरियो में एक मल्टी एसेट में एसआईपी करना फिर भी एक समझदारी हो जाती है, जहां पे ये हो जाता है कि भाई गोल्ड का सिल्वर का भी थोड़ा 10-10% आ गया, थोड़ा उसमें इंटरनेशनल भी आ गया, इक्विटी भी आ गया, और अलग से एक फंड मैनेजर ने भी देख लिया, और आपका एएमसी भी डाइवर्सिफाई हो गया। सो वो फिर भी एक समझदारी है कि 10,000 में चलो एक 2,000 की एसआईपी आप मल्टी एसेट में करें, क्योंकि पिछले 1 साल ने हमने वो हेंस प्रूफ कर दिया है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, तो गोल्ड सिल्वर में मेरे हिसाब से एसआईपी करना स्टार्ट से कोई समझदारी नहीं है। अगर लमसम अमाउंट है, तो इस तरीके के ईटीएफ्स भी हैं जहां पे गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हैं, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से, जो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज कहती है कि उन्हें ज्यादा किस में रखना है। और एक एग्जिस्टिंग या एक ऑलरेडी अवेयर इन्वेस्टर है जिसके पास ऑलरेडी इक्विटी पोर्टफोलियो काफी चल बैठा है, मल्टी एसेट में भी उसने रखा हुआ है, और फिर उसको अपना एक्सपोजर जब वो 100% में से देख रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि भाई मुझे गोल्ड में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना है क्योंकि इक्विटी बहुत बढ़ गया है, तो उन लोगों को लमसम गोल्ड बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अगेन एसटीपी रूट से मेरे हिसाब से, क्योंकि करंट हाल में जो देख रहे हैं, एक मुश्त बाइंग तो मुझे नहीं लगता है इस लेवल पे। धीरे धीरे जैसे अगर और गिरते जा रहा है, आप 25-25% बाइंग करते जाइए। जी। ओके, तो कैसे बनाएं गोल्ड में रणनीति बता दिया है पूजा जी ने, और अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला मैं अवनीश जी का पोर्टफोलियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। सो अवनीश जो है आर्मी में है, और पुणे से इन्होंने अपना क्वेश्चन हमें भेजा है। थैंक यू अवनीश, अपना भरोसा हमें दिखाने के लिए। अवनीश की एज है 43 और इन्होंने जो प्लान बनाया है उसके तहत इनकी सिप्स आपको हम बताते हैं। क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे, तो सबसे पहली स्कीम इन्होंने मल्टी ही चुनी है, विच इज़ वेरी नाइस। 3500 की सिप ये कर रहे हैं। बंधन के स्मॉल कैप फंड में 5000 की सिप चल रही है अवनीश की। आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड है जहां पे 3500 रुपए की सिप चल रही है। कोटक के मल्टी कैप फंड में भी 3500 रुपए की सिप है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 4000 की सिप है। आदित्य बिरला मीडियम टर्म फंड में 3500। मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड 3000। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 5000। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड 3000। एचडीएफसी डिफेंस फंड 2500। तो कुल 36,500 की सिप कर रहे हैं अवनीश, विच इज क्वाइट अ गुड अमाउंट। अभी इनकी 3 लाख तक ये पैसे जमा कर चुके हैं, 10 साल तक ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। क्या कहेंगे आप इनको?
देखिए 43 की एज में जब ये प्लानिंग कर रहे हैं और इनकी एसआईपी ये कितना 10 साल तक चलाना चाहते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 53 तक, मतलब रिटायरमेंट के आसपास की प्लानिंग हो रखी है। तो सबसे पहले तो प्रियंका ये पूछ रहे हैं कि कितना होगा इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू। सो अगर 3 लाख की वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है, 36,500 की सिप कर रहे हैं, तो 10 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ बन जाएगा। 95 लाख के आसपास का है, मतलब चलो ना उसको छूने के नियर बाय हो जाएगा। लेकिन 53 पे आके आप रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि 53 से भी आपको आगे जर्नी देखनी है। भई आप 70-75 तक की प्लानिंग करें कि 20-25 साल तक आपको क्या वो 1 करोड़ काम आएगा। सो सबसे पहले ये जो एसआईपी अमाउंट है, इसको अगर आप अभी भी बढ़ा सकते तो प्लीज़ इसको बढ़ाइए। एंड एक मुश्त में एक साथ नहीं बढ़ा सकते, तो फिर आप उसको एवरी ईयर 10% से स्टेप अप करें। मेरे ख्याल से एनुअल स्टेप अप ना पूरा गेम चेंज कर देता है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के बाद जो रिटायरमेंट की हम प्लानिंग करते हैं ना, उसमें अगर आप 10-12 साल आपके पास हैं, तो डेफिनिटली आप स्टेप अप से आप वो ही पैसा दुगना इकट्ठा कर लेंगे। फंड्स की मैं बात करूँ प्रियंका, 10 फंड्स ले रखे हैं, बहुत ज़्यादा है अवनीश। हम 5 या 6 फंड से ही कर सकते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सारा ही आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ मैंने वही चूज़ किया है, उसी को कंटिन्यू करो। बंधन स्मॉल, मोतीलाल मिड, पराग पारेख फ्लेक्सी, कोटक मल्टी, क्वांट मल्टी एसेट, क्योंकि जैसे हमने कहा गोल्ड सिल्वर उसमें आ जाता है। जब वो आ जाता है फिर आपने फिर भी मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड अलग से ले रखा है। अगेन अगर अभी ही शुरुआत की है तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं तो ठीक है, बट क्योंकि कितना एक्सपोजर भी रखना है आपको गोल्ड सिल्वर में। एंड बैलेंस एडवांटेज, डिविडेंड यील्ड, ये सब मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा क्लस्टर हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में। डिफेंस अगेन एक कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टोरल फंड है, जिसकी नेचर सिक्लिकल होती है। आप डिफेंस में कब रिटर्न आके निकल जाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा। इस जगह पे अगर थीमैटिक को अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करना भी है, तो आईसीआईसीआई का एक थीमैटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड है, जिसमें सिर्फ थीम्स को ज्यादातर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो वो फिर भी एक डाइवर्सिफाइड थीमेटिक फंड हो जाता है मेरे हिसाब से। जैसे कंजम्पशन भी अभी आफ्टर जीएसटी काफी अच्छा सेक्टर है। सो ऐसा नहीं कि हम एक ही सेक्टर के ऊपर स्ट्रॉन्ग खेलें। सो ये ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा एसआईपीस नहीं रखनी है। बैलेंस एडवांटेज, डिविडेंड यील्ड, 10-12 साल का अगर टाइम होराइजन है तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें लमसम रख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम गोल को थोड़ा और फाइन ट्यून करना है, क्योंकि 10 ही साल की आपने प्लानिंग कर रखी है। आगे की प्लानिंग, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है। सो थोड़ा और आपको इसको और डीपली कंसिडर सारी बातों को करके और पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है।